हेलो फ्रेंड, कंपेंटोलॉजी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था पर हम लोग कुछ कंटेंट शुरू कर रहे हैं, जो हमारे यूपीएससी से लेकर बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, इन सब में बहुत ही अच्छा यह मददगार साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं और फैक्ट पर आधारित जितने भी इसमें कंटेंट दिया गया है, ये सारे कंटेंट और फैक्ट जो होगा यूपीएससी के और बाकी स्टेट पीसीएस के लिए या प्रीलिम्स हो या आपके मेंस के लिए हो, ये सब में ये बहुत ही मतलब कि पावरफुल यह साबित होने वाला है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस कंटेंट को हम बहुत ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर ऐसा मुद्दा बचेगा एक्का दुक्का जो हमारे मतलब कि एक जानकारी से अलग होगा। लेकिन बाकी सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यानी कि इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग को ये प्राप्त होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो है हम जो देने जा रहे हैं, खास करके प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी इसमें होगा। सारे कंसेप्ट इसमें दिए जा रहे हैं, मेंस के लेवल तक का कंसेप्ट दिया जा रहा है, तो आप इससे काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। और यह अभी जो टारगेट किया जा रहा है खास करके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो बीपीएससी प्रीलिम्स जो है हमारी जो 17वीं है यानी कि 70 जो हमारा जो बीपीएससी का प्रीलिम्स यानी कि सितंबर मंथ में होने वाला है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और फिर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर होने वाला है और एक कब यानी कि जुलाई में 16 तारीख को जो होने वाला है, उसको भी टारगेट किया गया है। उसमें यह बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो आते हैं, इसको हम लोग चर्चा करते हैं, क्या क्या यह कंटेंट इसमें मिलता है। सबसे पहली बात एक और बता दें कि भारतीय राज्य व्यवस्था का यह मेरा पहला वीडियो है और यह इस वीडियो के माध्यम से आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित A to Z जितना भी फैक्ट बनता है, जहां से भी हमने इसको कलेक्शन किया है, कहां से किया है वो अलग बात है, लेकिन जितना भी मैंने इसको कलेक्शन किया है वह बहुत ही रेयर फैक्ट है, जो कि आप उसको देखेंगे तो आप मतलब कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और हम क्या कहें, ठीक है, बाकी इसको आप देख कर ही आप इसको मतलब कि महसूस कर सकते हैं कि इसमें कितना मेहनत लगा है। और खास करके ये जो हम कंटेंट दे रहे हैं, इससे आपका स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स में काफी मददगार साबित होने वाला है। और फंडामेंटल राइट से यानी कि मौलिक अधिकार से A to Z सारे फैक्ट को यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। देखते हैं, तो पहले है मुख्य बिंदु। भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर देखें तो ये जो यहाँ पर आ रहा है मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार से संबंधित हमारा यह पहला टॉपिक है। और मौलिक अधिकार से संबंधित जो हमारे अनुच्छेद हैं यानी कि 12 से लेकर 35 तक, तो उन अनुच्छेदों की चर्चा इस वीडियो में नहीं होगी। यानी कि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है एक बहुत बड़ी टॉपिक है। और खास करके देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। और बहुत इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार से बड़ा अधिकार और कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर इस तरह का देखा जाए तो इसको हम दे रहे हैं, तो इतना यह छोटा नहीं होगा और एक वीडियो के साथ इसको नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित एक सीरीज हम बना दिए हैं, यानी कि पार्ट बाय पार्ट इसको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आगे आने वाले 4-5 वीडियो में इसको समाप्त किया जाएगा, जो हमारा आज का पहला वीडियो होगा। और यह मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद से पहले जितने भी इसके फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, क्या इसके महत्व है, कैसे इसकी प्रासंगिकता है, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम इसकी चर्चा करते हैं। और बाकी अगले वीडियो में जो होगा पार्ट बाय पार्ट हम अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। फिर भी इन सब को जानने के पहले इसमें हम क्या चर्चा करने वाले हैं, पहले उन सारे फैक्ट को हम लोग देख लें। और आपको उस फैक्ट को देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वीडियो में क्या क्या चर्चा होने वाली है और हमारे लिए या आपके लिए कितनी यह उपयोगी साबित होने वाली है, आप इसको देखकर पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य बिंदु क्या है। मौलिक अधिकार में देखा जाए तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है, हम पहले चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है।
दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। अगर इस मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करें तो सिर्फ ये हमारे भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित नहीं होगा, यानी कि विश्व लेवल पर, यानी कि विश्व के स्तर पर यह क्या होगा, मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। यानी कि विश्व में सबसे पहले अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों से संबंधित चर्चा कहाँ आती है और कैसे इसका धीरे धीरे डेवलपिंग होता है, और यह डेवलप होते होते आगे चलकर किस रूप में यह मौलिक अधिकार का समावेश होता है, और जहाँ से यह हमारे देश में इस मौलिक अधिकार को लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है। यानी कि सब लोग जानते हैं कि यूएसए से लिया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर लिया गया। तो फिर भारत के देश में भी मौलिक अधिकार की क्या पृष्ठभूमि रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे अगला हमारा टॉपिक क्या है, भारत में मौलिक अधिकारों की चर्चा, ठीक है, यानी कि पृष्ठभूमि कह सकते हैं या ऐतिहासिक तथ्य कह सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि विश्व स्तर पर, और फिर भारत में मौलिक अधिकारों की क्या पृष्ठभूमि रही है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता या महत्व क्या है। अगर देखा जाए तो ये हमारा जो अगला टॉपिक है, यानी कि चौथा जो टॉपिक आ रहा है, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता या महत्व क्या है, तो यह हमारा खास करके देखा जाए तो यह प्रीलिम से संबंधित नहीं है, यानी कि यूपीएससी या बीपीएससी के मेंस से संबंधित होगा या अदर स्टेट पीसीएस के मेंस से संबंधित होगा। तो मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता या महत्व क्या है, तो इसके बारे में जो हम कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं वह भी बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो आपको इससे पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मौलिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों में अंतर क्या है। अंतर यहाँ पर हो गया है, अंतर क्या है, मौलिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों में अंतर क्या है, यानी कि सामान्य अधिकार जिसको कहते हैं हम लोग, और फिर मौलिक अधिकार जो है इनमें अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। फिर उसके बाद मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति क्या है। मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति मतलब कि मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में जो लाया गया है या कहाँ से लाया गया है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, किस भाग में इसकी चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों के बारे में अगर देखा जाए तो संविधान निर्माता व्यक्तियों ने क्या क्या इसके बारे में कहा है, ठीक है। तो इन सारे चीजों के बारे में कंटेंट जो आएगा ये मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति में आएगा, यानी कि संविधान में इसका किस रूप में वर्णन किया गया है इसके बारे में। उसके बाद है कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण है, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, और इस मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण में क्या होगा, यानी कि अनुच्छेद, यहाँ पर अनुच्छेद 12 से लेकर हम कहाँ तक करेंगे 35 तक, 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद जितने भी हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, उन सारे अनुच्छेद पर हम पार्ट बाय पार्ट यानी कि हर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की चर्चा करने वाले हैं। उस अनुच्छेद में जितने भी किंतु परंतु से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उन सब की चर्चा होगी, पूरी डिटेल से चर्चा होगी, जो कि आप इससे काफी लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये सारे हमारे कंटेंट हैं, यानी कि मुख्य बिंदु हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, इसको क्यों मौलिक अधिकार कहा जाता है। अधिकार एक अलग शब्द है, लेकिन यह खास करके ये मौलिक अधिकार क्या है, तो ये मौलिक अधिकार किस रूप में यह मौलिक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं, फिर उसके बाद आगे के प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो मौलिक अधिकार क्या है, सबसे पहला कंटेंट है कि संविधान में सम्मिलित प्लस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को, यानी कि संविधान में जिस चीज का सम्मिलित किया गया है, यानी हमारे भारतीय संविधान में या विश्व के संविधानों में जिस संविधान में, यानी कि जो यहाँ पर यानी कि संविधान में जिस चीज की यहाँ सम्मिलित किया गया है, और प्लस राज्य द्वारा, राज्य का सेंस यहाँ पर क्या है, देश द्वारा, राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि हम उसे मौलिक अधिकार कहते हैं जो संविधान में सम्मिलित किया गया है, और फिर क्या कि राज्य द्वारा उसे मान्यता प्राप्त भी दिया गया है और उसकी सुरक्षा का गारंटी भी दिया गया है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। यह मौलिक अधिकार क्यों है, इस मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार क्यों कहते हैं, क्योंकि मानव के
यानी कि मनुष्य के या मानव के जीवन की जीने की एक जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता की जो चीजें होती है, उन सारी आवश्यकता की चीजें की पूर्ति इस मौलिक अधिकार के द्वारा यह प्राप्त हो जाती है। जैसे आपके बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि अधिकार चाहिए, आज़ादी चाहिए, घूमने की आज़ादी चाहिए, ठीक है, अपने जीने की आज़ादी चाहिए, धर्म के पालन करने की आज़ादी चाहिए, ठीक है, उपासना की आज़ादी चाहिए। ढेर सारी ऐसे अधिकार यानी कि आज़ादी है जो आपको मौलिक अधिकार के द्वारा ही पूर्ति होती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि हमारे जीने की एक जो अधिकार है, यानी कि हमारे जीने की जो एक मूलभूत आवश्यकता की जो चीजें हैं, उन सारी आवश्यकताओं की चीजें जो है यह मौलिक अधिकार के द्वारा हमारा संविधान प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया है। और यह प्रत्येक नागरिकों को जब प्रदान किया है और उसको जीने का जो अधिकार दिया गया है, इसको हम क्या करते हैं, और खास करके देखा जाए तो उसकी यानी कि अगर उस मौलिक अधिकार का हनन भी होता है तो उसके सुरक्षा का दायित्व भी क्या करता है, संविधान द्वारा यहाँ पर उसमें दिया गया है। यानी कि राज्य उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेता है, संविधान उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। दूसरी बात है कि ये अधिकार जो है, किस अधिकार के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा हो रही है कि ये अधिकार मानव के कल्याण, विकास, गरिमा एवं सुरक्षा की गारंटी देते हैं। यह मानव के कल्याण, विकास, गरिमा एवं सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये जो 4-5 यहाँ फैक्ट आ रहा है कल्याण के बारे में, मानव के कल्याण होना चाहिए, दूसरी बात हो रहा है कि विकास होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए, फिर सुरक्षा की गारंटी, यानी कि इतनी सारी सुरक्षा की, इतनी सारी गारंटी तो दी जा रही है, यह हमारे मौलिक अधिकार में दी जा रही है। तो फिर हमारा मौलिक अधिकार क्यों नहीं होगा, इन्हीं के द्वारा तो मानव का विकास अगर देखा जाए तो होता है, उसके जीने की जो एक शैली होती है, यानी कि जीने की जो खुशी होती है, इसके द्वारा ही मिलती है। नेक्स्ट है कि इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर, इन अधिकारों के यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार भी दिया जाता है। नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार भी दिया जाता है। यानी कि न्यायालय, उस न्यायालय के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन कोई करता है तो आप डायरेक्ट उस अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, यानी कि छोटे मोटे लेवल, यानी कि छोटे लेवल के कोर्ट में ही नहीं, यानी कि आप बड़े उच्च कोर्ट में भी जा सकते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया और फिर से सुप्रीम कोर्ट, इसको हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इसमें भी आप मौलिक अधिकारों के हनन की, यानी कि अगर देखते हैं तो उसके मानहानि के मुकदमा आप वहां भी दायर कर सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मौलिक अधिकारों का, यानी कि अगर हनन होता है तो उसका अधिकार का जो पूर्ति होता है, आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं उसको अधिकार की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर यह देखा जाता है तो ऐसे अधिकार की पूर्ति के लिए जिस तरह का यहाँ पर एक व्यवस्था दी गई है, यह खास करके देखा जाए तो अपने आप में यह मौलिकता का समावेश इसमें है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है कि यह मूल अधिकार भी कहलाता है। इसको हम मूल अधिकार भी कहते हैं क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए यह अति आवश्यक है। उसके बौद्धिक विकास के लिए, उसके नैतिक विकास के लिए, उसके बौद्धिकता की विकास के लिए भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए भी कह सकते हैं, यानी कि हर तरह की जो विकास होती है मनुष्य की, यानी कि इसलिए इसको कहा गया है कि चहुमुखी विकास, यानी कि एक मनुष्य की चारों तरफ से जिस तरह की एक विकास होती है, ठीक है, उन सभी विकासों के लिए देखा जाए तो हमारे मौलिक अधिकार क्या करता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी देती है, उस तरह की विकास कराने की। और इस तरह से देखा जाए तो ये सारी बातें जो आती है ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। यानी कि मौलिक अधिकार है तो इन सारे रूपों में हमारे मौलिक अधिकार की चर्चा होती है। उसके बाद हमारा क्या यहाँ पर फैक्ट आता है, अगला फैक्ट ये है कि मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। मौलिक अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, सबसे पहले इसमें देखें तो यानी कि विश्व स्तर पर मौलिक अधिकारों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यहां पर चर्चा करना है। सबसे पहले देखा जाए तो यह मौलिक अधिकार कहां से शुरू होता है, किस रूप में शुरू होता है, और फिर यह हमारे भारतीय संविधान में किस तरह से यह दर्ज होता है और किस तरह से इसका समावेश होता है, इसके बारे में चर्चा करना है। सबसे पहले देखा जाए तो मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ, बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से।
देखा जाए तो बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से हुआ, तो ये तो बाद की चर्चा आती है, लेकिन उसके पहले इसको दूसरा कुछ रूप में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो सन 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में, यानी कि हमारे इंडिया में देखा जाए तो उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही थी। 1210 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, और यह 1215 के समय की बात है, जहां की जनता अपने मौलिक अधिकारों को, यानी कि अपने जीने के अधिकार, यानी मूल अधिकारों की डिमांड कर रही थी सम्राट से, वहां के शासक वर्ग से, और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात हो रही थी हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर है कि सन 1215 ईस्वी में जनता द्वारा सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्रदान करने हेतु मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि ब्रिटेन के जनता ने वहां की सम्राट को प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्रदान करने के लिए, यानी कि जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया है, मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है, तो उस मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। किसको बाध्य किया था? वहां के सम्राट जॉन को। कहाँ के सम्राट थे? ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन को, और वहां के प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्रदान करने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया था? इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था कि जॉन महोदय से यह हस्ताक्षर करा लिया जाए, ताकि हमारी जो मूल अधिकार है, जिसको मैग्ना कार्टा के रूप में पेश किया जाता है, उस पर हमारी अधिकार मतलब कि प्राप्त हो जाए। तो ये पहली कहानी यहाँ पर होती है, 1215 ईस्वी से यह शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा है कि आप जानते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों, फ्रांस की क्रांति होती है, तो उसमें 3 चीज का डिमांड किया जाता है: स्वतंत्रता, समानता, यानी कि पहले समानता, फिर स्वतंत्रता और बंधुत्व। 3 तरह की यहाँ पर डिमांड की जाती है। मुझे स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, फिर उसके बंधुत्व की भावना भी चाहिए। अगर देखा जाए तो इसमें मौलिक अधिकार भी छुपा हुआ है, और फ्रांस की क्रांति में यह आवाज उठाई जाती है, और आगे चलकर फ्रांस की संविधान जो है वहां पर इन अधिकारों को भी देने के लिए वचनबद्ध होता है। तो फिर इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों, जो 3 प्रकार का अधिकार था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत की गई। संवैधानिक यानी कि इन मानवीय अधिकारों को संविधान में दर्ज करके और उसकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए यहाँ पर शुरुआत की बात आती है, और इस तरह से यहाँ पर भी इसकी शुरुआत होती है। एक ब्रिटेन से संबंधित हो गया, फिर से फ्रांस से संबंधित हो गया, अगला जो हमारा होगा यह अमेरिकी संविधान से संबंधित होगा। यानी कि 1791 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में अमेरिकी संविधान संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर किया गया। अमेरिका के संविधान संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स, जिसको मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है या इसको मौलिक अधिकार कहा जाता है, और इसको उस संविधान में यानी कि अमेरिका के संविधान में जोड़कर यहाँ पर लिया जाता है, और यही अमेरिकी के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में भी इसको लाया जाता है। जो कि एक देखा जाए तो यह हमारा संविधान में इसकी चर्चा इसलिए आती है कि हमारे जैसे कहा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसको हम लोग यूएस का संविधान कहते हैं, और वहां से लिया गया है। इसकी कहानी इस रूप में होती है। मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू होती है, और आगे भी यानी कि 1215 ईस्वी में शुरुआत होती है। धीरे धीरे उस बिल ऑफ राइट्स पर सिग्नेचर कराया गया, यानी कि हस्ताक्षर कराया गया, उनके अधिकारों को प्राप्त होती है, और आगे जाकर फ्रांस में भी डेवलप हुआ, और फ्रांस के बाद यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिकी संविधान में भी इसको संशोधन करके लाया जाता है, और फिर उसके बाद वहीं से हमारे भारतीय संविधान में भी आती है, जिसकी पृष्ठभूमि हम लोग आगे देखेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा है भारत में मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या है। भारत में मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या है, वो तो हो गया। हमारे विश्व में मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या रहा, और दूसरी बात यहाँ पर है कि भारत में मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि सबसे पहले है कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में इसकी चर्चा होती है मौलिक अधिकारों पे। यानी कि स्वराज विधेयक में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मौलिक अधिकारों की तो बात नहीं आती है, लेकिन स्वराज विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और यह कब किया जाता है? 1895 ईस्वी में कलकत्ता के समय कांग्रेस अधिवेशन में इसको जो प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें देखा जाए
तो एक तरह की मौलिक अधिकार की भावना झलक कर आती है। जिन अधिकारों की उसमें चर्चा की जाती है तो उनका सम्मिलित रूप देखा जाए तो एक मौलिक अधिकार है, मौलिकता उसमें लाता है, यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ ऐसे अधिकार थे उसमें जिसके बारे में उसमें चर्चा आती है। तो सबसे पहले हमारे भारत में शुरुआत होती है 1895 ईस्वी में तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकारों की चर्चा होती है। उसके बाद है कि 1825 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है। आगे देखें तो 1925 में है 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है। खास करके देखा जाए तो जिस प्रकार के हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए यानी कि साइमन कमीशन आया हुआ था, फिर से देखा जाए तो 1919 के संवैधानिक अधिकार जो थे यानी कि इस क्या कहते हैं जो भारतीय जो एक्ट था यहाँ पर 1919 का, तो उसमें भी मौलिक अधिकार की तो चर्चा नहीं है। यानी कि जिस तरह के अधिकारों की जो चर्चा की जा रही है तो उसमें हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे इनको मानने से वो क्या करते हैं यानी कि इनकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। तो उसमें एक लॉर्ड बर्किनहेड ब्रिटिशवासी था, यानी कि लॉर्ड बर्किनहेड एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने कहा कि आप यानी कि भारतीयों को एक प्रकार का चुनौती देता है कि आप भारतीय जो विभिन्न समुदाय के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के जो लोग हैं, आप आपस में सहमति बनाकर किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर पहुंचकर संविधान का खुद का निर्माण तो कर ही नहीं सकते हैं। तो उसी जोश में आकर यानी कि मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो संविधान से संबंधित था। और इस संविधान में देखा जाए नेहरू रिपोर्ट जिसको कहते हैं, इसमें मौलिक अधिकारों की भी चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर भी इसकी चर्चा होती है। अब ये कब होती है? 1928 ईस्वी में। और इसके पहले 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा होती है। फिर है आगे चलकर 1932 से लेकर 33 ईस्वी में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्मरण पत्र देखा जाए तो उसमें भी क्या है, मौलिक अधिकारों की चर्चा है, मौलिक अधिकारों की झलक मिलती है। तो यहाँ पर भी मौलिक अधिकारों की चर्चा आती है। और उसके बाद देखा जाए तो एम वेंकट रमैया का मेमोरेंडम में भी देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की चर्चा होती है। फिर 1945 ईस्वी में स्वयं सप्रू कमेटी का प्रस्ताव इत्यादि में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा होती है। और इस तरह से देखा जाए तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख इन सारे चीजों में मिलता है। और यह हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इस रूप में है। और विश्व स्तर पर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था इसके पिछले स्लाइड में था। और इसमें हमारे भारतीय संविधान में जिस तरह के मौलिक अधिकारों की जो पृष्ठभूमि है, मौलिक संविधान में नहीं यानी कि मौलिक अधिकारों की जो आवाज जिस प्रकार की उठाई गई और वह हमारा उसका जो डेवलपिंग जो है इस रूप में आता है। और ये जो हमारा पृष्ठभूमि भारत में मौलिक अधिकारों के पृष्ठभूमि जो है इसका कंटेंट ये रहा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, जैसे मौलिक अधिकारों की आवश्यकता या महत्व क्या है। सबसे एक मेन मुद्दा यहाँ पर देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की आवश्यकता या महत्व क्या है। यह बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जिसके बारे में देखा जाए तो हमारे स्टेट पीसीएस में यह मेंस का एक क्वेश्चन हो सकता है कि मौलिक अधिकारों का आवश्यकता है क्या या इसकी महत्व क्या है। तो इसके कुछ पहलुओं पर हम विचार करें तो आपको मौलिक अधिकार की महत्ता पर या इसकी आवश्यकता पर काफी मतलब कि एक आवश्यकता प्रतीत होती है। और किस रूप में होती है, जैसे सबसे पहले है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है बल्कि देश में लोकतंत्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर ये है कि मौलिक अधिकार से संबंधित हर एक व्यक्ति का अपना एक मौलिक अधिकार है। जैसे अगर मौलिक यानी एक परिवार में अगर मान लेते हैं कि दो भाई हैं तो दोनों भाई अलग अलग कम्युनिटी के हो सकते हैं या दोनों भाई जो हैं अलग अलग धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब कि सबका जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्तिगत की चर्चा आया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में न केवल व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है
बल्कि देश में लोकतंत्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो ये हमारी क्या है, इसकी आवश्यकता है, इसकी महत्व है, यानी कि मौलिक अधिकारों की क्या आवश्यकता या महत्व है, तो इस रूप में है। यानी कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मिलती ही है, साथ ही इसमें देखा जाए तो केवल व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है, बल्कि देश में लोकतंत्र के विकास के लिए भी मौलिक अधिकार की आवश्यकता है। तो हमारा पहला फैक्ट मिला। दूसरा में है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। देखा जाए तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को, लोकतांत्रिक अगर संवैधानिक के आधार पर देखा जाए तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का एक प्रकार का अधिकार है। यानी कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और वोट देने का भी अधिकार है। चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का, प्रतिनिधियों को चुनने का तो अधिकार है ही वोट के माध्यम से, लेकिन अपने को भी चुने जाने का, यानी कि लड़कर, यानी कि और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का भी अधिकार है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होती है और यह हमारे मौलिक अधिकार में इसको दर्ज किया गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार का महत्व को इंडिकेट करता है। उसके बाद है कि यह बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यक की रक्षा करता है। बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हमेशा देखा जाए, अक्सर देखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी वाले को क्या करते हैं, दमन करते हैं। हर क्षेत्र से, यानी कि हर रूप में उसको दमन करते हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, अक्सर देखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि मौलिक अधिकार अगर किसी को मिला हुआ है और किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह चुप नहीं बैठा रहेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है उस अधिकार की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यक की रक्षा करता है। मतलब ये भी हमारे मौलिक अधिकार की एक महत्वपूर्ण, एक आवश्यकता की चीज बताया जा रहा है, यानी कि ये भी फैक्ट हुआ। उसके बाद है कि ये सरकार के नागरिकों के विरोध, यह सरकार के नागरिकों के विरोध कार्य करने से रोकते हैं। कहने का मतलब है कि सरकार यानी कि हमारा स्टेट जो है या हमारा गवर्नमेंट जो है, जिस प्रकार के वह कार्य करते हैं, ठीक है, तो वह तानाशाही रूप में कार्य न करें, राजतंत्रीय रूप में कार्य न करें या उनका अपनी मनमानी न कार्य करें, उस पर क्या करते हैं, वैसे कार्य अगर करते हैं तो उस पर क्या करता है, या उसको रोकता है और इनका उल्लंघन होने पर उपचार सुनिश्चित करते हैं। यानी कि हमारे भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकार देकर, हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देकर, ये जो है इसमें देखा जाए तो सरकार के तरफ से अगर नागरिकों पर किसी तरह का अगर अत्याचार किया जाता है या उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो फिर ये मौलिक अधिकार जो है उस नागरिक को मिला हुआ है तो उसके उपचार के लिए क्या करता है, वह सुनिश्चित करते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार के द्वारा, यानी कि उसको उसके जो उल्लंघन हुआ है उसके उपचार के लिए यहाँ पर एक अधिकार प्राप्त होता है कि उस उल्लंघन का वह उपचार कराए। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे सारी चीज क्या होता है, महत्व के रूप में सामने आता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो इसमें और भी बातें हैं। इसमें है कि इसमें कार्यपालिका के अत्याचार, आप देखते होंगे कि एग्जीक्यूटिव जो है यानी कि कार्यपालिका के काफी अत्याचार होते रहते हैं और विधायिका के निरंकुशता पर लगाम का प्रावधान है। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका का जिस प्रकार का एक अत्याचार या जिस प्रकार की निरंकुशता सामने आती है, अगर ये मौलिक अधिकार ना होता और इसके संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी ना होता तो फिर इस तरह के लोग जो है यानी कि कार्यपालिका और विधायिका यानी कि हर एक गरीब तबके को क्या करते, उनकी मतलब कि मौलिक अधिकारों का तहस नहस कर देते, उनके अधिकारों का तहस नहस कर देते। इसलिए उन पर निरंकुशता, उनके निरंकुशता पर लगाम का प्रावधान है, यानी कि उनकी जो सीमाएं हैं, उनके अधिकार जो है, उनकी जो दायित्व है वह क्या है, लिमिट है, यानी कि सीमा में बंद है, इससे ज्यादा उनको कुछ अधिकार नहीं प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी नागरिक को, ये सारे लोग जो हैं अगर उनके किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि इसका उद्देश्य कानून की सरकार की स्थापना करना है, न कि पुरुषों की। कहने का मतलब है कि किसी भी पुरुष की मतलब कि यहाँ कानून के अधिकारों का यहाँ पर स्थापना नहीं करने की बात हो रही है कि इसका उद्देश्य कानून की सरकार की स्थापना करना है, न कि पुरुष की कानून को। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात आती है, यानी कि ये पुरुष से जो प्रधान समाज बना हुआ है, ठीक है,
और जिस तरह के पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं पर जिस तरह से देखा जाता है, आजकल तो नहीं होता है, काफ़ी लोग जागरूक भी हो चुके हैं, काफ़ी शिक्षित भी हो गए, हमारा देश बदल भी रहा है, ठीक है, ऐसी घटनाएं बहुत कम हो रही है। लेकिन फिर भी अगर देखते हैं कि इक्का दुक्का कहीं घटनाएं भी होती है, जैसे घरेलू हिंसा को देखा जाए तो उसमें देखा जाए तो पुरुष क्या करते हैं, वहां पर अपने आप को धौंस जमाते हैं घर में, ठीक है, कि हम पुरुष प्रधान है, हम पितृसत्तात्मक समाज से हैं, ठीक है, तो महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार या अपनी धौंस जमाते हैं, तो वैसे अधिकारों को, उनके ऐसे अधिकारों को यहाँ पर समाप्त किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य कानून की सरकार की स्थापना करना है, न कि पुरुषों की कानून की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात भी आती है, तो मौलिक अधिकार की यहाँ भी महत्ता झलकती है। उसके बाद है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अन्य देशों के मौलिक अधिकारों की तुलना में विस्तृत है। विश्व में जितने भी संविधान है लिखित, उन सारे संविधान में अगर मौलिक अधिकार जहां भी दर्ज किया गया है या समावेशित किया गया है, तो उन मौलिक अधिकारों को देखा जाए तो हमारे भारत की मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में जो दर्ज है, इससे वह छोटा पड़ जाता है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में देखा जाए तो विश्व के संविधान के मौलिक अधिकारों की तुलना में काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है, काफी व्यापक है और बहुत ही ज्यादा इसमें अधिकारों का समावेश किया गया है। ये सारे चीज जो है हमारे मौलिक अधिकार की आवश्यकता कहिए या हमारे मौलिक अधिकार की महत्ता कहिए या महत्व कहिए, जिसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, जैसे मौलिक अधिकारों एवं अन्य अधिकारों में अंतर क्या है। आपको लगता होगा कि मौलिक अधिकार क्या है भाई और अन्य अधिकार क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखा जाए इसमें कुछ सामान्य अधिकारें भी होती है और यहाँ मौलिक अधिकारों में कुछ यहाँ पर अंतर दिखाया जाए तो जैसे कहा जाए तो सामान्य कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने एवं लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का अगर सामान्य कानून है, अगर वह सामान्य कानून है, जैसे रोजगार प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, तो मौलिक नहीं है, सरकार वचनबद्ध नहीं है, ठीक है। आप अपने अधिकारों के लिए यानी कि नौकरी के लिए आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वह एक तो सामान्य अधिकार है आपका, ठीक है, कि भारत में हमको नौकरी लेना है, वो अलग अधिकार है, जिसको हम लोग सामान्य अधिकार के रूप में देख सकते हैं। और उसके लिए सरकार क्या करती है, सामान्य कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने एवं लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, ठीक। लेकिन मौलिक अधिकारों में ऐसे कानूनों का नहीं। लेकिन जैसे देखा जाए तो लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है इसी का कि मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, लेकिन सामान्य कानूनी अधिकारों को संविधान सुरक्षा नहीं देता है। यहाँ पर ये बात आ जाती है कि मौलिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों में अंतर क्या है। तो अन्य अधिकारों में यहाँ संविधान यहाँ सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, लेकिन मौलिक अधिकारों की अगर देखें तो गारंटी कौन देता है, यानी कि गारंटी और उनकी सुरक्षा का दायित्व कौन देता है, तो हमारा संविधान ही खुद देता है। और इस तरह से देखा जाए तो दोनों में यहाँ पर काफी मतलब कि डिफरेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा है कि सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर देती है। आज देखा जाए तो हमारे देश में मतलब कि अभी भी देखा जाए तो इलेक्शन का एक माहौल चल रहा है और इस इलेक्शन में हर जो एक के दल है, पार्टी है, वह क्या करता है, लोगों को भ्रम में ये देता है, भ्रम में एक कहावत कहता है कि अगर हम सरकार बनाते हैं, अगर हम जीतते हैं तो 1 लाख 10 लाख नागरिकों को क्या करेंगे, यानी कि नौजवानों को नौकरी देंगे। और पता चलता है जीतने के बाद सब कहावतें सब फेल हो जाती है, सब असफल हो जाती है। तो क्या है, एक सामान्य अधिकार है लोगों के लिए, ठीक है। ये मौलिक अधिकार नहीं है कि आपने कहा था और आपकी सरकार बनी है तो अधिकार हमको दीजिए, यानी कि रोजगार हमको दीजिए। मौलिक अधिकार नहीं, सामान्य अधिकारें हैं, ठीक है। इस पर कानून बनते भी हैं और नहीं भी बनते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आती है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान में संशोधन करना पड़ता है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए। और संविधान में जब संशोधन होता है तो यह साधारण संशोधन नहीं होता है, इसके लिए बहुत ही एक विशेष प्रोसेस होती है, विशेष प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत इसमें संवैधानिक संशोधन होता है। यह बहुत आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मौलिक अधिकार एवं अन्य अधिकारों में हमारा अंतर दिखाई दिया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संवैधानिक स्थिति क्या है। मौलिक अधिकारों का संवैधानिक स्थिति क्या है। सबसे पहले देखें
तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक स्थिति में देखें तो यह भाग 3 में हमारे भारतीय संविधान के भाग यानी कि 25 भाग यहाँ पर दिया गया है, 24 या 25 भाग हैं, जिसमें देखा जाए तो तीसरा भाग जो है उसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। उसके बाद अनुच्छेद की चर्चा करें तो इसमें 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद की चर्चा की गई है। और इसी अनुच्छेद के बारे में हमने कहा था या कह भी रहे हैं कि इस प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में यानी कि 12 से लेकर 35 तक A to Z जितने भी अनुच्छेद हैं, इन सारे अनुच्छेद को हम एक सीरीज के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, सारे अनुच्छेद को डेवलप करने वाले हैं, यानी कि उसको हम बताने वाले हैं और उसमें जितने भी किंतु परंतु जो भी आर्टिकल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन सब पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। कहने का मतलब अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सतही ज्ञान से आपका काम नहीं चलने वाला है, काफी ही अच्छे तरीके से इसको जानकारी प्राप्त करना होगा। कहने का मतलब है कि आप पे कुछ जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं वो टॉपिक जो है अगर आपका वो सिलेक्टेड है तो मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक स्टूडेंट का सिलेक्टेड टॉपिक होता है। तो इस सिलेक्टेड टॉपिक से आप इस टॉपिक को इतना डेवलप करिए, इतना ज्यादा पढ़िए, इतना आप कंसेप्ट क्लियर करिए कि इसमें किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन बने तो आपके अंदर यह कॉन्फिडेंट हो कि हम इस मौलिक अधिकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे, तब जाकर ये नैया पार लगती है। ऐसे सतही ज्ञान से नहीं होता है। तो फिर इसमें जितना भी, मेरे कहने का मतलब है कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जितना भी इसमें कंटेंट जुड़ा हुआ है या किंतु परंतु करके इसमें कुछ आर्टिकल और भी जुड़े हुए हैं, तो इन सारे चीजों का हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, चाहे जितना भी इसमें सीरीज क्यों ना लगे, जितना भी टाइम क्यों ना लगे, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि भाग 3 को यानी कि मौलिक अधिकारों का संवैधानिक स्थिति में यह भाग 3 में है। अनुच्छेद इसके क्या है, 12 से लेकर 35 तक। भारतीय अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित ही वह अनुच्छेद को दिया गया है, जो आर्टिकल के रूप में जानते हैं। फिर यह भाग 3 को यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। मैग्ना कार्टा अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के रूप में मौलिक अधिकारों की वहां पर डिमांड हुई थी, तो इसको मैग्ना कार्टा वहीं ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन के मौलिक अधिकार से यह संबंधित यहाँ पर मैग्ना कार्टा की चर्चा यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर उसके बाद है कि इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद देखा जाए तो मूल भारतीय संविधान में यानी कि जब हमारा भारतीय संविधान बना, निर्माण जब किया गया था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे भारतीय संविधान में। यानी कि देखा जाए तो मूल भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आगे चलकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और कौन से संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का जो एक अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया और इसको कानूनन यानी कि कानूनी अधिकार के दर्जा में दे दिया गया। अब देखा जाए तो एक नोट और लिखा हुआ है, अब इसे संविधान के भाग किसमें, भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि संपत्ति के अधिकार को अब यहाँ मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक फैक्ट है, अनुच्छेद 300A ये हमारे संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान भारतीय संविधान में दर्ज किया गया है। इस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का संवैधानिक स्थिति इस रूप में था, इस रूप में है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है या सुरक्षा प्रदान करता है। 7वां तो हटा दिया गया है जो संपत्ति का अधिकार था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों की यहाँ पर गारंटी दी गई है भारतीय संविधान के अनुसार। तो पहला है कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद
14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अब सवाल उठता है, जब हमारे मौलिक अधिकारों की शुरुआत समानता का अधिकार से शुरू होता है और वह भी अनुच्छेद कहां से 14 से लेकर 18 तक होता है, 14 से लेकर 14 से शुरुआत होती है, तो फिर इसके पहले यानी कि भाग 3 में अनुच्छेद की चर्चा जो है, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद जो है यह 12 से लेकर 35 तक है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरुआत हो रही है 18 तक, तो फिर 12 और 13 कहाँ गए? तो 12 और 13 पर जब संवैधानिक मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो उसमें 12 और 13 अनुच्छेद आएंगे, जिसके बारे में काफी डिटेल्स हम वहां पर बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है समानता का पहला अधिकार जो है, यहाँ पर समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। प्रत्येक 14 से लेकर 15, 16, 17, 18 क्या क्या यह अधिकार है, इसमें क्या किंतु परंतु जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो मतलब कि रिजर्वेशन के क्षेत्र में आता है या क्यों आता है, इन सारे चीजों पर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। प्रत्येक अनुच्छेद को हम यहाँ पर विकसित करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं, क्या क्या इसमें मेन कंटेंट होगा। उसके बाद है बी में स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि दूसरा में देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, और यह स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दर्ज किया गया है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक दिया गया है। उसके बाद हमारा डी में है, यानी कि चौथा में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अनुसार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। उसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यानी कि माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर देखा जाए इनके लिए है, मेजॉरिटी के लिए भी है, तो इनके अधिकारों के अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 29 से लेकर यहाँ 30 तक दर्ज किया गया है। और उसके बाद देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, और इसी उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि यह हमारे संविधान का, पूरे संविधान का इन्होंने कहा था कि अगर ये अनुच्छेद नहीं होता तो मौलिक अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको कहा था कि यह हमारे संविधान की आत्मा है, यानी कि हृदय है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे संवैधानिक जो संविधान में दर्ज किया गया मौलिक अधिकारों का जिस रूप में दर्ज किया गया है, तो हमारा ए से लेकर यहाँ पर एफ तक दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर 29 के बाद हम 30 जो है ई में यानी कि 5वां में हम क्या करेंगे, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, यानी कि 30 के बाद हम 32 में आते हैं तो 31 हमारा अनुच्छेद कहाँ गया, वह किससे संबंधित है 31 अनुच्छेद, वह क्यों नहीं हमारे मौलिक अधिकार में वह दर्ज है। फिर 31वां अनुच्छेद जो है यह किस रूप में दर्ज है और कहाँ है, क्यों इसको अलग किया गया, क्या इसका प्रभाव पड़ा इस पर, ठीक है, कि मौलिक अधिकारों से इसको अलग किया गया है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब प्रत्येक अनुच्छेद को हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे तो उस रूप में देखेंगे। फिर उसके बाद देखा जाए तो हमारा ये जो आज का वीडियो है इसमें इतना ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रत्येक अनुच्छेद को हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप शेयर भी करिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।